आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है दद्दू प्रसाद। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन समाज के निर्माण के आंदोलन में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। दद्दू प्रसाद जी का ये जो पूरा सफर है ये शुरू होता है दरअसल 1982 से, जब मान्यवर कांशीराम जी DS4 के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ चुके होते हैं और तब दद्दू प्रसाद जी बहुजन समाज के इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। बहुजन समाज के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर चुके इस जाबाज बहुजन सिपाही के साथ इस वक्त हम लोग बातचीत करेंगे और उनके वर्तमान जो विचार हैं उन सबको आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल ये वक्त है कि 66 साल का वक्त बीता है। बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी और इसी सिलसिले में दद्दू प्रसाद जी इस समय नागपुर में हैं और दीक्षा भूमि पर ये जो बड़ा आयोजन होता है इसी दौरान दद्दू प्रसाद जी से ये बातचीत हो रही है। वे इस समय आवाज इंडिया के स्टूडियो में आए। सर, आप हमारे साथ आए। आपका नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। एक बड़ा स्वप्न रहा आपका कि एक बहुजन समाज का निर्माण करें और परिवर्तनवादी समाज के निर्माण के मिशन के साथ आप आगे बढ़े, जिसे आपने समाज परिवर्तन मिशन कहा। किस तरह का कार्य फिलहाल चल रहा है? मैं बेसिकली मानवर कांशीराम जी से प्रेरित हूँ और मानवर कांशीराम साहब से पहले जो महापुरुषों की एक श्रृंखला है जी, तो 1848 से महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस सामाजिक बदलाव के आंदोलन को शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, साहू महाराजा, और दक्षिण में पेरियार रामास्वामी नायकर और मानवर कांशीराम जी ने सबको कंक्लूड करते हुए एक राष्ट्रव्यापी, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं की जड़ इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है, तो इसलिए हम लोगों ने एक बहुत ही आशावादी आंदोलन खड़ा किया और उसने सफलताएं भी प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की सत्ता खास कर हम लोग ये देख सकते हैं। हाँ, और एक उस शासन में आने से उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव भी होते नजर आया। कई सेक्टर में हम लोग आगे बढ़े और आर्थिक क्षेत्र में भी, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में भी और कारोबार के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं आगे बढ़े हैं और शिक्षण संस्थाएं काफ़ी कुछ खड़ी हुई हैं पर जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं खड़ी हो पाई है जी। इसी बीच हमारा ध्यान गया कि जो बुनियादी शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, तो अव्वल तो 1947 के बाद तो नए प्राइमरी स्कूल लगभग 40 वर्षों तक लगभग नहीं बनाए गए और इक्का दुक्का कहीं बनाया गया तो अलग बात है, पर कोई भारत सरकार के द्वारा कई आंकड़े हैं की बात कर रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, हाँ, नए प्राइमरी स्कूलों के निर्माण की द्रुत गति से जो योजना है वो विश्व बैंक के वित्त पोषित योजना जो सर्व शिक्षा अभियान है जी, वो 1987 के बाद आई, पर ये 40 साल का एक लंबा पीरियड है। इस 40 साल के लंबे पीरियड में तो भारत सरकार या राज्य सरकारों ने तो यदा कदा जिला पंचायतों के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा तो कुछ शिक्षण संस्थाएं, कुछ नए स्कूल जो कोई बड़े पावरफुल नेता होते थे उनके प्रयासों से बन गए, पर सरकार ने नए प्राइमरी स्कूलों को निर्माण करने की कोई बड़ी योजना लेकर के नहीं आई। इसके उल्टे उन्होंने बूढ़ों को पढ़ाने का अभियान 1967 के बाद जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा अभियान, कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्रांति घटित होती है, पर बूढ़ों को पढ़ाने से क्रांति नहीं घटित होती है और लिटरेसी बढ़ जाती है। दुनिया को हम बता सकते हैं कि देखिए हमने लिटरेसी रेट बढ़ा लिया है पर क्रांति को ब्लॉक कर दिया है, क्रांति को रोके रखा है। यूथ पढ़ेगा तो बदलाव की बात करेगा, तो वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी फ्लॉप हुआ है। पर 1995 के बाद हम लोगों ने साफ तौर पे देखा कि बुनियादी शिक्षा कोलैप्स की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जो ये मिड डे मील स्कीम लाई गई, ये स्पष्ट रूप से बुनियादी शिक्षा को कोलैप्स करने का, ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है। और जो भारत का अभिजात वर्ग है, इलीट क्लास है,
वो अपने बच्चों को ले गया जवाहर नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में और कॉन्वेंट स्कूल, मॉन्टेसरी और पब्लिक स्कूल में ले गया। पर जो गरीब का बच्चा है वो रह गया है प्राइमरी स्कूल में, और जो केयरलेस है वो, तो चूंकि केयर टेकर जो लोग हैं उनका बच्चा वहाँ पढ़ नहीं रहा है। ये 1995 के पहले जब हम लोग भी, मैं 1971 में स्कूल गया पढ़ने के लिए, तो उस लगातार स्कूल में रहा, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि मेरे साथ ही जो हमारे क्षेत्र के स्कूल थे। हाँ, क्षेत्र के बुनियादी शिक्षा, शहरों के भी स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा स्कूल चलाए जाते थे, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा स्कूल चलाए जाते थे। मैं प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुनियाद है। तो क्योंकि वहाँ पर शोषक वर्ग का बच्चा भी पढ़ता था, अभिजात वर्ग का, कलेक्टर साहब का बेटा भी और कप्तान साहब का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी पढ़ता था उसी स्कूल में, स्वयं गुरुजी का बच्चा भी पढ़ता था। तो गुरुजी मुझे पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते थे मन लगा करके, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके अपने बच्चे के पढ़ने के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं था, कोई सेपरेट एजुकेशन का इंतजाम नहीं था। तो इसलिए क्लासेज भी गुरुजी बहुत मन से, लगन से, परिश्रम करके पढ़ाते थे, और साथ में ओवर टाइम क्लास भी लेते थे। परंतु ये 1995 के बाद से जो मिड डे मील स्कीम लाई गई, तो एक साइलेंट, एक बहुत ही चुपके चुपके से बड़े आदमी का बेटा, उच्च वर्ग का बेटा शिफ्ट हो गया है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में और मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट स्कूल में। और गरीब का बच्चा, मोटे तौर पर देश में बच्चों की संख्या 6 साल से 14 साल तक की उम्र की लगभग 30 करोड़ है। 30 करोड़ में से 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में, और मेरे हिसाब से लगभग 10 लाख बच्चे और पढ़ रहे होंगे तो ये बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट वगैरह में, पब्लिक स्कूलों में, तो 35 लाख या 50 लाख मोटे अनुमान के तौर पर बच्चे पढ़ रहे हैं। पर शेष जो 29 करोड़ और 50 लाख बच्चे हैं, तो वो कहाँ पढ़ रहे हैं? वो उसी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं जो पहले से चली आ रही है। हाँ, पर चले आ रहे हैं, और विश्व बैंक के वित्त पोषण से जो नए स्कूल, अब तो भारत इसको पूरा कर चुका है। तो अब जो स्थिति है, मतलब आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो उच्च वर्ग से आते हैं वो बच्चे दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, और शिक्षा का वो स्तर जो इन बच्चों को चाहिए था वो प्राइमरी स्कूलों में जो सरकार चला रही है उसमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि केयर टेकर क्लास का पर्सनल इंटरेस्ट समाप्त हो गया। स्वयं शिक्षक वर्ग का बच्चा किसी भी प्राइमरी स्कूल में, किसी भी शिक्षक का बच्चा नहीं पढ़ता है। किसी भी रसूखदार आदमी का बेटा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता है। उन सब के बच्चे, मेरा बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो वो जो शिक्षा है वो केयरलेस हो गई है, और उसको कह दिया गया है कि मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्राविधान किया, लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सारे बच्चे निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए सभी बच्चों को। ये गरीब का बच्चा नहीं, केवल सभी बालकों के। राष्ट्रपति का बेटा भी उसी में पढ़े, जवाहर। तो परंतु ये जो सिस्टम विकसित किया गया, दोहरी शिक्षा प्रणाली, कि अमीर का बच्चा अलग पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग पढ़ेगा, परीक्षा एक समान है, चाहे शैक्षणिक यानी स्कूली परीक्षाएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो परीक्षा एक समान है। तो जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी देश में एक समान, एक स्तर की होनी चाहिए। एक समान होनी। तो सामाजिक परिवर्तन मिशन इस पर क्या सोचता है? इस पे वन नेशन वन एजुकेशन मुख्य टैगलाइन कैंपेन हमारा, और उत्तर प्रदेश में बहुत ही इसको पब्लिक ने सपोर्ट किया है, और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी हम लोग इस मुद्दे को लेकर के गए हैं। देश में जहाँ जहाँ भी ये बात पहुँच रही है कि जब परीक्षाएं एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए, और हमारा संविधान फंडामेंटल राइट में इस बात को, ये पहले चलिए, ये पहले जो है उसमें नीति निर्देशक तत्वों में था, पर अब ये फंडामेंटल राइट में है, 21A में है। तो इसलिए ये हम चाहते हैं, तो इसके तहत
हम दलित पिछड़े आदिवासियों को एक मंच पर ला सकते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति जो सरकार ने अडॉप्ट नई की शिक्षा है, नीति आप, तो आप उसको कैसा देखते हैं? नई शिक्षा नीति देखिए मनुस्मृति के द्वारा निर्देशित है और उनकी ये बड़ा भारी षड्यंत्र है कि भारत में अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा, और अगर लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा तो जिनकी आबादी ज़्यादा है वो भारत के हुक्मरान बन जाएंगे। ज़्यादा लोगों की आबादी के लोग हुक्मरान ना बन सके, अल्पजन लोग शासन में बने रहें। इसलिए ज़रूरी है कि सभी को स्वतंत्र चेतना लायक शिक्षा यानी हायर एजुकेशन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। और तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति ये है कि केवल लिटरेट करो, साक्षर बनाओ और फिर उनको दूसरे जो स्किल्स में भेजो, उनको जॉब्स में भेजिए, छोटे छोटे कामगार बनाइए, उनको कारपेंटर में बनाइए, राजमिस्त्री बना दीजिए, उनको मोटर मैकेनिक बनाइए, दूसरे और कारोबार में भेज दीजिए। ठीक है, सर्वाइवल के लिए ठीक है, पर जो ये जो उदर पोषण की बात है, मानव की उदर पोषण से ही सारी पूर्ति नहीं, उदर पोषण एक आवश्यकता है, पर मानव के लिए और मस्तिष्क का पोषण, वैचारिक पोषण और उसको स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट का पोषण भी जरूरी है। और वो जमाने अब चले गए कि जब हमारा स्वाभिमान कुचल दिया जाता था और हमें उदर पोषण पे और मांगी हुई रोटी और बासी रोटी ही खाने को दी जाती थी और अनेक रातें होती थी जब हम भूखे पेट ही सो जाते थे। अब ये नहीं चलेगा और अब इसके लिए हमारी पीढ़ी लड़ाई लड़ेगी, तो और शिक्षा उसके लिए जरूरी है। तो आप इसका उपचार क्या देखते हैं? हमने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या देश भर में 600 है। आज की तारीख में मेरी जानकारी में सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे स्कूल हैं, तो उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट है। तो ये 600 क्यों है देश भर में? ये 1 लाख होने चाहिए। शिक्षा का बजट जीडीपी का 3% है मात्र, और रक्षा बजट 30% है। तो हम ये नहीं कह रहे कि रक्षा बजट आप खत्म कर दीजिए या कटौती कर दीजिए, पर शिक्षा बजट भी, चूंकि रक्षा से ज्यादा हमारी शिक्षा जरूरी है, तो रक्षा भी जरूरी है पर उससे ज्यादा शिक्षा जरूरी है। शिक्षा केवल सवाल नहीं पैदा करती है, बल्कि शिक्षा सम्मान, स्वाभिमान से लड़ने की, इंसानियत को जन्म देती है, मानवता को। शिक्षा समानता के लिए संघर्ष करना सिखाती है, तो और शिक्षा समाधान भी देती है। ये कहना गलत है कि शिक्षा सवाल खड़ा करना सिखाती है, शिक्षा समाधान भी देती है। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी तो समाधान की तरफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 1 लाख हो, शिक्षा का बजट 3% से बढ़ा करके 30% किया जाए। अभी शुरुआती दौर में नहीं कर सकते हैं तो इसको बढ़ा करके 10% पे ले आइए, तो पैकेज ले आइए। जवाहर नवोदय विद्यालय 600 हैं अभी, तो एक मुश्त आप 6000 खोलने की इंतजाम करिए, कुछ घोषणा करिए। ये जो हवाई बयानबाजी हो रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा और उनके गुरु मोहन भागवत के द्वारा, तो ये हवाई बहानेबाजी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नीति निर्धारण तो सरकार ही करेगी। हाँ, सरकार करेगी। तो इसलिए जब पब्लिक तैयार होगी, इसके एक जनमत तैयार होगा, तो हम सरकार को पलट देंगे और वो सरकार, नई सरकार आएगी, अगर वो इस को एक समान शिक्षा नीति को लागू नहीं करती है तो हम खुद की बहुजनों की सरकार बना करके इसको लागू करेंगे। मतलब उत्तर भारत अब इस दिशा में बढ़ चुका है। हाँ, नहीं बढ़ चुका है, और ये धीरे धीरे करके, ठीक है हमारी बात धीरे से आगे बढ़ रही है, पर हमारी बात एक मिशनरी ढंग से, एक विजनरी ढंग से आगे बढ़ रही है। और साथ साथ हमें रोजगार के अवसरों में समान बंटवारा चाहिए। देखिए गरीबी बाई प्रोडक्ट है, गरीबी की बातें देश भर में बहुत की जाती हैं, पर ये प्रति उत्पन्न समस्या है, बाई प्रोडक्ट है। ये रोजगार के अवसरों का समान वितरण न होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या है गरीबी। और संपदा के जो स्रोत हैं, जिसमें मिनरल्स हैं और जिसमें जॉब्स हैं और जिसमें एग्रीकल्चर लैंड्स है, इसका समान वितरण नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम केवल सरकारी नौकरियां मांग करके खुश नहीं होने वाले हैं।
हमें आगे चल करके संपदा के सभी स्रोतों पर उद्योग, धंधा, व्यापार, कारोबार, तो इन सब पे समानुपातिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके लिए एक लेकिन व्यापक एक बड़ा वक्त आपको भी तो मिला कि एक बहुजन आइडियोलॉजी के साथ जिस मिशन को आपने आगे बढ़ाया, तो इस मिशन के हाथ में भी आपके प्रदेश का एक नेतृत्व तुम्हें आपके पास मिला। तो क्या इस वक्त इस तरह की योजनाओं को डिजाइन किया गया हाँ या नहीं फिर देखिए, इसको आगे इस पे बढ़ाने की इस पे जो कोशिश है, की गई? हाँ हमारी सरकार जो बनी मानवर कांशीराम जी के निर्देशन में, तो बड़े इंस्टीट्यूट खड़े करने में और बड़े कॉलेज बनाने में, ये विश्वविद्यालय निर्माण में ही वक्त बीता। हम लोगों ने बुनियादी शिक्षा की तरफ, एक समान शिक्षा की तरफ 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती का ध्यान दिलाया। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हाँ इस दिशा में हम प्लान बना रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय या इसके समानांतर कस्तूरबा गांधी विद्यालय हम बड़ी संख्या में खोलेंगे। पर वो स्कीम जो है उनके पास नहीं थी, मेरे पास ग्राम विकास था, मनरेगा योजना थी। और फिर आगे आगे की स्थिति ये बनी कि फिर सत्ता में लौट ना सके। हाँ सत्ता में लौट ना सके, वो उनके अलग कारण हैं। तो जो जिन कारणों से हम सत्ता में जिन पहुंचे जिन कारणों से फिर ये बात आगे ना बढ़ जिन कारणों से हम सत्ता में पहुंचे थे, तो वो कारण ही डिबॉलिश कर दिए गए। जिन मजबूती थी हमारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस पर हम बहुजन समाज बनाए थे। वो बहुजन समाज बिखर गया, क्योंकि हमने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी। तो तैयारी में जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, अति पिछड़ी जातियां और पिछड़े वर्ग के लोग, वो हमारे निकटतम व्यवहारिक और प्राकृतिक मित्र हैं। दुखिया दुखिया भाई भाई, तो वह वो भी दुखी लोग हैं। तो और उन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मानवर कांशीराम जी के द्वारा चलाए गए बहुजन आंदोलन का पिछड़े वर्ग के लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया, और जिधर ज़्यादा सपोर्ट मिल गया उधर हम सत्ता में आ गए। जिन इलाकों में लोकसभा विशेष क्षेत्र में या जिन विधानसभा विशेष क्षेत्र में पिछड़े वर्गों का सपोर्ट मिल गया, वहाँ हमने चमचा युग का सफाया कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर के निर्भीक और निडर प्रतिनिधि जीत करके लखनऊ की विधानसभाओं में, भोपाल की विधानसभा में, राजस्थान की जयपुर की विधानसभाओं पहुँचे और दिल्ली की पार्लियामेंट में भी पहुँचे। पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को जब हटा दिया गया, तो फिर हम आ गए। वोट की बिकवाली बंद अच्छा, लेकिन एक एक बात दद्दू प्रसाद जी, हम समझना चाहेंगे कि राजनीति में तो ये बदलाव जो है, ये उतार चढ़ाव जो है, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन हम एक दूसरी बात भी समझना चाहेंगे, क्योंकि दद्दू प्रसाद जी का एक दूसरा व्यक्तित्व है, और जो व्यक्तित्व सांस्कृतिक परिवर्तन से निकलता है, सामाजिक परिवर्तन से निकलता है, आर्थिक परिवर्तन से निकलता है, शैक्षिक शिक्षा पर आप जो इतना सोच रहे हैं, राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कांशीराम जी के नेतृत्व में बाबा साहेब का जो आंदोलन उत्तर भारत की ओर बढ़ा, उसे आप सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा देखते हैं? क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन मिशन को आप लेकर चले हैं। देखिए, मानवर कांशीराम जी के पास वक्त की कमी थी। मानवर कांशीराम जी सत्ता शिखर तक पहुंचने का उन्होंने एक प्लान तैयार किया, और इसके लिए उन्होंने 1996 में तो भारत के शासन सत्ता तक पहुंचने का प्लान बनाया, और सपा बसपा गठबंधन एक सीढ़ी के रूप में उन्होंने तैयार किया। हमारा जो एनिमी है, दुश्मन है, ताकत है, वो भी सतर्क थी। उसने 18 महीने के अंदर ही तो जो सीढ़ी तैयार की गई थी, सपा बसपा गठबंधन केवल 2 दलों का गठबंधन नहीं था, बल्कि दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज का गठजोड़ था वो। और वो केवल गठजोड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि वो ब्रदरहुड की तरफ आगे बढ़ रहा था, एक व्यक्तित्व के साथ। हाँ, ब्रदरहुड में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाईचारा के साथ था। तो वो 2 जून 95 को कांशीराम जी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक न पहुंच सके, तो 2 जून 95 को वो तोड़ दिया गया, सीढ़ी तोड़ दी गई। सीढ़ी तोड़ दी गई तो हमें दिखाई तो दिया कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हो रहा है। पर्दे के पीछे कुछ और छुपा था। पर्दे के पीछे मानवर कांशीराम जी को प्राइम मिनिस्टर से रोकने का प्लान था, और वो आरएसएस मुख्यालय के द्वारा। इसलिए आरएसएस मुख्यालय ने उस समय जो सरसंघ चालक थे, तो यूपी की भाजपा लीडरशिप को डांट करके कहा कि नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, आपको
मायावती को स्वीकार करना होगा। तो वो सर मानवर काशीराम जी उस समय एम्स में भर्ती थे, माइनर हार्ट अटैक आया था उनको। तो वो उसके बाद जैसे निकले तो उन्होंने सिचुएशन को महसूस किया और उसके बाद दोबारा प्लान बनाया उन्होंने। 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में लाखों लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। उसके एक महीना पहले 26 जुलाई को कोल्हापुर और नागपुर में घोषणा करके गए वो कि 2006 में जब बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक परिवर्तन की, धार्मिक परिवर्तन की हम 50वीं सालगिरह मना रहे होंगे तो काशीराम बौद्ध हो जाएगा और 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को हम अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। हमारा मूल धर्म है ये, हम बुद्धिस्ट ही हैं। हम कभी आज भी कोई भी हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं होता है, किसी का भी उपनयन संस्कार नहीं होता है। हम और जो उनके पिताजी लोगों का भी हमारे पूर्वजों का भी उपनयन संस्कार नहीं होता है। यादव भाई, मराठा भाई, लोधे भाई, कुशवाहा जी, कोई भी उपनयन संस्कार नहीं होता। तो जब उपनयन संस्कार नहीं है तो हम हिंदू कैसे हैं? हम हिंदुओं के केवल पिछलगुआ हैं, हम उनके पिछलगु हैं। तो ये बात, ये संचेतना दलित वर्गों में तेजी के साथ फैली है। और मानवर काशीराम जी ने जब ये 26 जुलाई 2003 को घोषणा किया, उसके एक महीने बाद लखनऊ में कहा कि मैं प्रधान, तो 2 घोषणाएं आ गई जी। दुश्मन अतिरिक्त सतर्क हो गया और उसने काउंटर अटैक किया। और काउंटर अटैक में 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा। और हम उम्मीद करते हैं, अनुमान संदेह व्यक्त करते हैं कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। और उसके बाद जिस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ वो भी जांच के घेरे में है, संदेह में है। बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ भी संदेह के घेरे में रही। पर हम उस तक ही ना सीमित रहेंगे। हमें वो जो पैरामीटर्स हैं, जो लायकी मानवर काशीराम जी ने तैयार की थी, वो लायकी समाप्त की गई है नालायकी में और खलनायकी में बदल दी गई है। तो हम पुनः उसको लायकी में तब्दील करना चाहते हैं। हम पुनः ना बिकने वाला समाज बनाना चाहते हैं। वोट की बिकवाली काशीराम जी ने बंद कराई। हम सब लोगों ने मिलकर के मानवर काशीराम जी के मैसेज को गांव देहात गली गुआर तक ले गए हम लोग। और हमने कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे, वोट के बेचना बंद करो। और जो ना माने उसकी बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। तो जिन बिकवाल लोगों के, बेचने वालों का जब सामाजिक बाइकाट हुआ तो वोट बिकना बंद हो गया। वोट बिकना बंद हो गया तो गरीब का बेटा भी विधायक बन गया, निर्धन का बेटा भी, मजदूरों के बच्चे भी 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में। और 2-3 दर्जन तो मेंबर पार्लियामेंट बन गए गरीबों के बच्चे। दिल्ली के संसद में पहुंचे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी पहुंचे। दुश्मन ने नई तरकीब निकाली। उन्होंने देखा कि काशीराम ने जो काम किया है वो मास स्केल पर काम किया है। मास की एबिलिटी तैयार हो गई है, मास का मोरल स्टेटस बहुत बढ़ गया है। तो मास को अब दोबारा बेचना संभव नहीं है। जनता नहीं अपना वोट बेचना चाहती है। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अवसर है कि वोट इकट्ठा है, एक जगह इकट्ठा हुआ वोट बिकवाया जा सकता है। इनफिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, घुसपैठ करनी पड़ेगी इस आंदोलन में। और उन्होंने घुसपैठ किया और घुसपैठ करके इनफिल्ट्रेशन और इकट्ठा हुआ तो रिटेल सेल बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। और मुझे खुशी है कि अभी भी रिटेल सेल बंद है, अभी भी। तो होल सेल चालू हो गई और इकट्ठा हुआ वोट बिकने के कारण पूरा आंदोलन धराशायी हो गया। तो क्या इस बात को बहुजन आंदोलन समझ नहीं पाया? हाँ, निश्चित रूप से या तो उनकी रजामंदी से हो गया, जो नया नायक निकल के आया, या तो उनकी मौन सहमति थी, क्योंकि उनको बीच बीच में अनेक बार सचेत किया गया। 1-2 लोगों ने नहीं, दसियों लोगों ने उनको सचेत किया, अनुनय विनय करके सचेत किया कि इससे पूरा आंदोलन ही भरभरा जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी लायकी तैयार हुई थी और मास स्केल पर लायकी तैयार हुई तो थी। अब इस स्थिति को कैसे सुधारना चाहते तो निश्चित रूप से हमें पुनः
अब लीडर की जो नालायकी है उसको अगर नहीं रोक सकते तो अंतिम डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो अदालत है और वो मास है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता के सामने ये चीज़ें अगर उजागर होती हैं तो फिर बीमारी का ट्रीटमेंट भी जनता के पास में है। मतलब बीमारी समझ में आई है, हाँ, उसका उपचार शुरू हाँ, कर नहीं, देना। पर वो जनता को वो डायग्नोस्ट रिपोर्ट बतानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, भी तो सामाजिक परिवर्तन मिशन ये कार्य में लगा हाँ, हुआ। इस कार्य में हम लगे हुए हैं कि जो बीमारी की बीमारी है वो बीमारी परिलक्षित हो जाए लोगों तक, और वो परिलक्षित हो जाए तो ट्रीटमेंट भी है उसका। तो एक जो कि बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में बम्बई विधानसभा में बड़ी संख्या में जीते, तो इससे हमारा दुश्मन सतर्क हुआ और उसके बाद वोट की बिकवाली चालू कर दी गई और इसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर फिर महाराष्ट्र से नहीं जीत सके। तो जीतने के लिए संविधान सभा में पहुंचने के लिए उन्हें भारत के पश्चिमी कोने से पूर्वी कोने में जाना पड़ा, बांग्लादेश के आगे खुलना जैसोर में जाना पड़ा और वहाँ से वो इलेक्ट होके आए। तो पर ये वोट की बिकवाली मानवर काशीराम जी ने ड्रॉप कराई। तो दूसरा एक मानवर काशीराम जी का जो बहुत ही अद्भुत है, मार्टिन लूथर किंग से भी बड़ा अद्भुत है ये, कि छोटे साधनों से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना। भारत में निर्धनों का लोकतंत्र अगर कामयाब बनाना है तो धन से अगर आप मुकाबला करेंगे धनवानों का तो निर्धन लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। तो धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को परास्त करके, धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी वो अंततः धनवानों के ही काम आएगी, निर्धन के काम नहीं आएगी। इसलिए मानवर काशीराम जी ने नए रास्ते दिए कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी वो अनिवार्य रूप से निर्धन के काम आएगी। तो निर्धन के साधन खोजे, रिसर्च किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा आपके पास पैरों की ताकत है, पदयात्रा कर सकते हैं, दो पहिए का, दो पैरों का साधन है, साइकिल यात्रा है। उन्होंने खुद 40 दिन में 4200 किलोमीटर साइकिल पर चले। उन्होंने कहा कि आपके पास मुंह ज़्यादा है, आपके दुश्मन के पास मुंह कम है, तो जो माउथ मीडिया है उसका सहारा, अधिकतर इस्तेमाल हाँ, तो जागृति जत्था निर्मित किए गए, गीत संगीत निर्मित किए गए और उन्होंने फैक्ट्स समाज के सामने लेके आए कि दुनिया में बहुजन आंदोलन तो आज भी इसी के लिए जाना जाता है। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं जी, वो माउथ मीडिया से हुई है। इसलिए जो वॉइस, वाणी से हुई है, इस वाणी का मल्टीपल उपयोग होना चाहिए, भाषणों के द्वारा भी, गीत के द्वारा भी, कन्विंसिंग ग्रुप्स मीटिंग के द्वारा भी। तो मल्टीपल यूटिलाइजेशन है इस वॉइस का। तो इसको काशीराम जी ने यूटिलाइज किया और ये बिना पैसे के है। हमारे पास श्रम शक्ति ज़्यादा है, हमारे दुश्मन के पास श्रम शक्ति कम है, पर हमने श्रम शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया, दुश्मन की नकल करना चालू कर दिया है। इस कारण भी बहुजन आंदोलन फेल हुआ है। तो हम श्रम शक्ति को, नौजवानों को, अगर निर्धनों को इस देश का हुक्मरान बनाना है तो श्रम शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आदत हमें डालनी है। हमारे पास मोरल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे दुश्मन के पास मोरल अथॉरिटी कम है। उसका मिशन घटिया है, उसका मिशन मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। हमारा मिशन विराट मानवता के लिए, इस देश के 95% जनमानस को मानवीय जिंदगी, इंसानियत की जिंदगी दिलाने का आंदोलन है। तो हमारा मिशन महान है, उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, विराट है और पूरी दुनिया इसका स्वागत करने को तैयार है। इसलिए हम चरित्र बल से लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, पर हम चरित्रहीनता का, क्रिमिनल्स का ही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम पराजित होंगे, हम कोलैप्स कर दिए जाएंगे। और हमारे सामने नक्सलाइट मूवमेंट का यह हश्र हमारे सामने एक सबक के रूप में है। इसलिए मानवर काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने
कभी भी वायलेंस के लिए अपील नहीं किया। और मानव काशीराम जी ने नॉन वायलेंस मिलिटेंसी, अहिंसात्मक लड़ाकूपन, वो दब्बूपन के पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक अपनी बात बुलंदी के साथ समाज के सामने इसी से जुड़ी एक बात आपसे जानना चाहें कि आपने पिछली बार हमने कभी ये बात जरूर सुनी थी कि दत्तू प्रसाद जी सामाजिक परिवर्तन मिशन के जरिए माननीय कांशीराम जी का कोई लिटरेचर लेकर आ रहे हैं। हाँ। क्या इस बात को इस काम से जोड़कर देखा जा सकता है कि इस काम को आगे बढ़ाने में वो भी कुछ सहायता करेगा? नहीं, हमारे वो महान शख्सियत माननीय ए.आर. अकेला जी आज अभी है नहीं, वो 2 दिन से दीक्षा भूमि पर किताबों का बंडल लेके आए हुए थे। तो 2008 में जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो मुझे इस बात की सूचना दिल्ली कार्यालय से मिली जी कि मानवर काशीराम जी ने जो लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाले, छोटे साधनों से भारत के बहुजनों को हुक्मरान बनाने का जो नुस्खा निकाला था और जगह जगह वो लोगों को तैयार कर रहे थे, वो बहुजन संगठक में छप जाता था। नागपुर से प्रकाशित होने वाले बहुजन नायक जो संपादकीय आते थे, संपादकीय भी और उनके भाषण भी। अच्छा, हाँ, संपादकीय और भाषण दोनों। उनका भाषण भी छप जाता था और उनकी संपादकीय तो छपती ही छपती थी। तो उसको हमें खबर दी गई कि ये जनवरी 2008 में कि दिल्ली कार्यालय में खड़े होकर जलवा दिया गया है। फिर वहां से दिल्ली से एक आदमी भेजा गया कि उसको जो है नागपुर में जो रखे हैं वो जाके जलाया। ये घटना 2000 जलाने की तो 2003 की थी, पर ये हमें खबर लगी 2008 में, लेट खबर लगी। तो हमने बहुत चिंतित हुए कि इसका मतलब कि कांशीराम जी का जो विचार है उसको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को भी दबाने की कोशिश की गई, पर बसंत मून के द्वारा और मानवर काशीराम जी के द्वारा दोनों को योगदान देता। बसंत मून ने जहाँ सरकारी संसाधनों का उपयोग करके और बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर को मराठी में प्रकाशित कराने का, फिर उसका अनुवाद करके जो है हिंदी में भी प्रकाशित हुआ। ये सारी जो शुरुआत है बसंत मून को हम थैंक्स बोलेंगे, पर मानवर काशीराम जी इसको जनमानस तक ले गए। बाबा साहब अम्बेडकर का विचार एक स्टेटस वो अलग बात है, पर वो करणीय है, ये उपयोग किया जा सकता है। ये काशीराम जी जज्बा पैदा किए कि नहीं ये चल सकता है, और उन्होंने अथक मेहनत की है इसके लिए कि मानवर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कामयाब बनाया जा सकता है। तो ये लेकर के वो गए। तो मानवर काशीराम जी तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो साहित्य के साथ षड्यंत्र हो रहा था वो निष्प्रभावी कर दिया। पर मानवर काशीराम जी का खुद का बोला गया साहित्य जो लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए भारत में जरूरी है वो जला दिया गया। तो मैं चौकन्ना हुआ। तो मैंने चौकन्ना हुआ। हम लोग, मैं स्वयं बचपन में बहुजन संगठक बांटता था, माननीय ए.आर. अकेला जी बांटते थे उसको, हमारे दूसरे और साथी आगरा में थे वो बांटते थे, तो उनके पास ये रखे हुए थे। तो हम लोगों ने वो सब इकट्ठा किया और 80 से लेकर के 2004 तक के सारे जो अंक प्रकाशित हुए थे बहुजन संगठक वो सब इकट्ठा किए। तभी हमें नई खबरें आई कि बहुजन चेतना मंडप लखनऊ में भी सरकार के द्वारा रेट डाली गई है और वहाँ आर्य नीति का भंडाफोड़, तीसरी आज़ादी कैसेट को जब्त कर लिया गया है। और उसके संचालक याद को तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने तलब करके धमकाया है और कहा है कि ये सब बंद कर दो, सरकार का आदेश है, हमें प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, अड़चन डाल रहे हो। और अम्बेडकर टुडे पत्रिका जो राजीव रतन मौर्य निकाल रहे थे और बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, तो उसको बंद करा दिया गया और राजीव रतन मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो ये सारे घटनाक्रम को देख करके हमने भी कि ये रेट अकेला के ऊपर भी हो सकती है, तो हमने उसकी फोटोकॉपी कराई और 3-4 जगह उसको हमने अलग अलग जगह शिफ्ट किया। अकेला जी आज भी अलीगढ़ में किराए के घर में रहते हैं, तो कई जगह रख करके और फिर हमने प्रकाशन की श्रृंखला चालू किया। तो मानवर काशीराम जी के ऐतिहासिक भाषण तो खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 अब 10 तक प्रकाशित हो चुके हैं। और संपादकीय लेख तो वो आप रेस्ट इंडियन में बहुत मूल्यवान है वो,
और हम अभी इसको और लेके आएंगे कि बहुजन संगठक में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जी वो इसे कैसा प्रतिसाद दे रहे नहीं, हैं? देखिए ये बीज को बचाने का जद्दोजहद नहीं, ये तो आपने किया, आपने बताया हाँ कि हमने इसको कैसा फिर से कलेक्ट कर लिया। हाँ, तो बीज को बचाने का, विचार को बचाने का जद्दोजहद था, जबकि हमला अपनी तरफ से था। हमला हमारे अंदर से ही था, जिनसे हम रहबरी की उम्मीद करते थे वही रह निकले। तो इसलिए ये सतर्क किया गया। छोटे सीमित साधनों पर भी हमने कई लोगों को इस पे आह्वान किया कि आर्थिक मदद के लिए आगे आइए। तो बहुत लोग इसमें आर्थिक मदद के लिए 5,000 10,000 लोग रुपया, तो 25,000 काफ़ी लोग किए। पर हमने फिर तय किया कि हर अंक में 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो भी खंड में छापने में लगेगा वो लगाया जाएगा। तुम लोगों ने लगाया है, आगे इसको और हमारी कोशिश क्या है। अब ये पूरा हो गया और बचा? अभी नहीं, हाँ। 3 खंड और भी और आने हैं, और तब ये 2004 तक का मानवर काशीराम जी का, जब तक वो बोलने लायक रहे जी हाँ, तो वो आ जाएगा। चूंकि 2003 के बाद वो कुछ महीने और चला, उसके बाद बंद करा दिया गया, बहुजन संगठक ही छपना बंद हो गया। उसके बाद माया युग नाम से नया निकाला गया। आरपी मेहरा जो ये सब काम देखते थे, उससे कहा गया कि ये बंद करो, सब माया युग निकालो। तो माया युग केवल 2 अंक छपा। फिर आरपी मेहरा को बुला के कहा कि तुम क्या अगड़म बगड़म छापते हो, ऐसा बंद करो, मैं देखते रहते हूँ, और तुम लोग मेरे नाम से क्या छाप डालोगे, कोई भरोसा नहीं है, बंद कर दो सब। तो सब बंद कर दिया। मुझे धर्म प्रकाश भारती ने बताया, आगरा में रहते हैं, जिंदा हैं अभी, कि मैं एक अखबार निकाल रहा था बहुजन संदेश, तो उसको बुला करके कहा कि बंद करो ये नहीं छपना चाहिए। तो वो तो बहाना मार गए कि वो मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है। दूसरा एक बहुजन भारत नाम से अवतार सिंह करीमपुरी राज्यसभा सांसद थे, वो निकाल रहे थे। तो उनको भी बुला के कहा, ये 2013 की बात है, कि ये बंद करो आप, ये मैंने सुना है कि तुम अखबार निकालते हो। तो उन्होंने कहा हाँ बहन जी निकालते हैं। तो वो बंद करा दिया गया बहुजन भारत, क्योंकि ये छपना बंद हो गया। तो ये जो चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें एक गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा करती हैं। तो परंतु हमें ही उपाय उपचार खोजना है इसका। चलिए, इस बातचीत को हम अब पूरा भी जी करना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूर चाह रहे हैं कि दद्दू प्रसाद ये नाम केवल इतना ही नहीं आता है। 2024 में एक बड़ा चैलेंज भी है, और उसको एक चुनौती के रूप में भी उस कार्य की ओर आगे बढ़ना है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि उत्तर भारत का 2024 में राजनीतिक रुख आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, 2024 में जो राजनीतिक रुख है, तो राजनीतिक संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। 2019 का जो गठबंधन हुआ है जी ये नहीं होने वाला था। तो पर हमें कुछ मुट्ठी भर लोगों ने गाजियाबाद में 11 नवंबर 2017 को बैठे, मुट्ठी भर लोग थे, और ये हुआ कि अगर सपा बसपा गठबंधन यूपी में करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के तख्त तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तो एक अंधेरे में मारा गया तीर चलाने की बात थी, और ज़्यादातर जो लोग थे वो सब निराशावादी थे। पर ये बात तय हुई कि ठीक है, गठबंधन नहीं होगा, दोनों दलों के नेता नहीं सहमत होंगे, पर बात तो की जा सकती है, पब्लिक को तो इसके लिए तैयार किया जा सकता है। तो उसमें ये आया कि दद्दू प्रसाद का बसपा से तीसरी बार निष्कासन हो सकता है। तो हमने 17 दिसंबर 2017 को तो आगरा में मीटिंग थी, तो सिद्धार्थ कॉलेज में, तो वहाँ हमने कहा कि ये हम रिस्क लेने को तैयार हैं। पर जो दलित पिछड़ों के दल हैं वो तभी तक उपयोगी हैं जब तक रिवोल्यूशनरी फोर्सेज वहाँ मौजूद हैं, परिवर्तनकारी लोग वहाँ मौजूद हैं, परिवर्तनकारी विचार मौजूद है। अगर सपा बसपा में या दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के दलों में, जैसे आरजेडी है, अगर परिवर्तनकारी लोग नहीं हैं तो वो भूसा हैं और भोथरे हैं, उनकी सारी कांति खत्म होती है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई अगर वो डायरेक्ट ओरल नहीं ले सकते, इनहेल नहीं हो सकती है लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन, तो इंजेक्ट कर दीजिए, वहाँ कुछ घुस जाइए लोग। पर सपा बसपा गठबंधन की बातें चलाई गई, और कई सभाएं लगाई गई और कई संगोष्ठियां लगाई गई। अंततः दोनों दलों के नेताओं के ऊपर एक दबाव बना
करीब इस बीच हम लोगों ने 25 सिंपोजियम मुरादाबाद में, अलीगढ़ में और झांसी में, बांदा में, कानपुर में, लखनऊ में आयोजित किए और लेटर लिखे गए। तो अंततः जो है ये 15 मार्च फरवरी 15 जनवरी बहुत फीकी गई। 15 जनवरी 2018 बहुत फीकी गई, तो फंड कलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर वो फरवरी आते आते उन्होंने फूलपुर और गोरखपुर में, तो वो चाहते तो एक एक सीट का बंटवारा भी कर सकते थे, पर डरे हुए व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी खो दी और दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को दे दिया। और पर उससे उनके पास धन का अंबार फिर लगने लगा और धन जो 15 जनवरी को डिनाई कर गए थे देने से, वो 15 मार्च के आसपास वो आ गए पुनः और बड़े बड़े बंडल लेके आ गए कि नहीं हमसे गलती हो गई और हम फिर राजी हैं। वो लोग कोई क्रांतिकारी लोग नहीं हैं, वो लोग कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति देख रहे वो हैं? बिल्डर्स लोग थे। तो इसलिए हम आगे सोच रहे हैं, जो आपका सवाल मूल यही था कि आगे भी संभावनाएं हैं, पर हमें संभावनाएं हैं, पर हम चाहते हैं कि वैचारिक रूप से तैयारी आगे आना, मतलब सामाजिक परिवर्तन मिशन जिस दृष्टि से आगे बढ़ा है। तो हम नहीं चाहते, हमारी ईगो नहीं है कि कोई हमारी लीडरशिप में ही ये बात आगे बढ़े। हमने अभिनव प्रयोग कुछ और किए, नए लीडरशिप उभर रही थी, उन लोगों को भी हमने सपोर्ट किया, पर जब देखा कि वो वैचारिक पवित्रता नहीं है और तो हम फिर उन्हें के यहाँ से हटना पड़ा। तो चूंकि वो वैचारिक पवित्रता, इतना तो मैं कांसीराम जी का चेला होने के नाते महसूस कर ही लेता हूँ कि वैचारिक रूप से कौन पवित्र है और किसका निगाहें कहीं है, इशारा कहीं है। तो इसलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो समझ में आ जाता है। अभी जो कांग्रेस पार्टी दलित कार्ड खेल रही है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आना चाहती है, उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। तो ये नीतिगत परिवर्तन नहीं है। ये जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री साबित हुए, तो और नरेंद्र मोदी अब तो पूरे देश में उजागर हो गया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी तो शुद्ध बनिया है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश में बदनाम हो चुकी है, तो ब्राह्मणिकल फोर्सेज क्या करेंगे, शोषणकारी ताकतें क्या करेंगे, तो वो प्लेटफार्म बदलेंगे। वो ए प्लेटफार्म जब बदनाम हो चुका है, तो वहां से अब भाग करके बी प्लेटफार्म पे आएंगे और बी प्लेटफार्म को जिंदा करेंगे। तो परिवर्तनकारी लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं अम्बेडकराइट को सतर्क करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संभव है आने वाले समय में, जिस तरीके से 1984 में संघ परिवार ने कांग्रेस का सपोर्ट किया, तो वो आगे भी आ सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तंबू उसके उखड़ेंगे। क्योंकि मध्यमार्गी दल हैं, जो दलित पिछड़े आधार के जो दल हैं, वो संघ परिवार उनको उभार में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा, मतलब सत्ता का वहां तक हस्तांतरण नहीं होगा। हाँ, तो एक बात अब हम इस बात पर हमारी कोशिश है कि ये ए टीम और बी टीम ये बराबर बराबर इनकी कमी की जाए, इनको गिराया जाए, और जो मध्य मार्गी पार्टियां उसको उभार में, परंतु उनसे वो हमें अपेक्षा नहीं पूरी होगी। अम्बेडकराइट मूवमेंट की पूरी और परिवर्तनकारी मूवमेंट की वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी। स्टालिन नॉर्थ इंडिया में जाना नहीं चाहते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनकी, और तो इसलिए ये देश एक नई लीडरशिप की तलाश में है। वो हमने कई लोगों को इस बारे में, हमने अखिलेश को भी इस बारे में सपोर्ट करके और तैयार करना चाहा कि वो इसमें आगे आए, पर उसने वो जज्बा, वो साहस, वो करेज नजर नहीं आया। तो इस परंतु हमारी खोज जारी है और हम नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं और कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं। पर हमें ये एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, हमें सांपनाथ नागनाथ दोनों से सावधान रहना है। नेवला नाथ
हमें बन करके और दोनों को कुतर कुतर करके अपने को मजबूत करना। चलिए चलते चलते इस बात को भी पूरा करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे है कि उत्तर भारत से हम एक बहुत बड़ी संख्या में कई परिवारों को नागपुर की ओर आते हुए देखते हैं दीक्षा भूमि पर। जब बाबा साहेब ने दीक्षा दी थी, उस दीक्षा समारोह के स्मृति दिवस पर, उसके वर्धापन दिवस पर आप कैसा देखते हैं कि क्या उत्तर भारत में ये जो बुद्धिज्म का कारवां है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, देखिए या फिर ये बहुजन आंदोलन के उस आलोक का एक प्रभाव है कि जिसके कारण लोग बुद्धिज्म की ओर मुड़ रहे हैं? देखिए, बौद्धों की संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, पर लोग अपने न्यस्त स्वार्थों को नहीं छोड़ना चाहते। और मैं विशेष करके मैं बहुत ही दमदार और चमकदार चीज है जो, वो है पंचशील। पंचशील को केवल उच्चारण नहीं करना है, धारण करना है, अंगीकार करना है। पंचशील हमारे जीवन में जैसे ही धारण होता है, अंगीकार होता है, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक रूपांतरण शुरू होता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और इसकी गवाही देना चाहता हूँ। तो पंचशील बहुत ही कीमती है, पर पंचशीलों को छोड़ करके हम बौद्ध चमकदार दमदार नहीं बन सकते। तो नंबर एक, मैं उपासक को भी और भिक्षु समाज को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए तो ज़्यादा सील है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1950 को, तो जब उनके सामने प्रस्ताव लाया गया पार्लियामेंट में कि लोकसभा विधानसभा में चुने जाने के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कीजिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं कोई चीज़ अगर जरूरी समझता हूँ मानव जीवन के लिए, तो बुद्ध के शब्दों में कहूँ कि ज्ञान के साथ साथ सील का होना निहायत जरूरी है, चरित्रवान होना निहायत जरूरी है। सील विहीन ज्ञानी खतरनाक होता है, जंगली भूखे भेड़िए के समान होता है। यहाँ तक का उनका मेरा बस चले तो इस पवित्र सदन में एक भी मैं सील विहीन व्यक्ति को प्रवेश, खिड़की और दरवाजे भी बंद कर दूं। इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ये चरित्र और सील की महत्ता को बहुत गहरे से, और तथागत बुद्ध ने इसको बहुत स्वीकार किया, तभी तो उन्होंने इतने सील तय किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो 5 बुद्ध के 5 सील हूबहू रख दिए हैं, वो 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल है। तो क्या इन शीलों को, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म चमकदार दमदार बनने के लिए उपासकों से सीलवान होने की अपेक्षा करता है। क्या इसके अपेक्षा के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता? हाँ, जरूर। बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत सतर्क थे इस दिशा में। और क्या इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन मिशन कुछ सोचता है? हाँ, नहीं, हम अभी इस मामले में हमारे पास सीमित साधन है, तो मैं अभी वन नेशन वन एजुकेशन और शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ही हम लोग सीमित किए हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसमें हमारे दूसरे भाई काम कर रहे हैं, उनसे मैं एज ए सुझाव सकारात्मक बातें ही कहना चाहूँगा। तो ये बात आगे बढ़ रही है। हाँ, और ये बढ़नी ही चाहिए, हमारी आवश्यकता है और यही देश की आवश्यकता है। यही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ये भी सचेत थे कि लोकसभा विधानसभा में दलित वर्गों से, पिछड़े वर्गों से चरित्रवान लोग अगर चुन के जाएंगे तो वो ज्यादा दमदार होंगे। दुश्मन की कोशिश होगी कि दलित वर्गों से, पिछड़े वर्गों से चरित्रहीन लोग चुन कर जाएं, ताकि वो दमदार नहीं होंगे और भूसा साबित होंगे और अपने वर्गीय हितों के लिए कुछ भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। उनकी कोशिश है कि लोकसभा विधानसभा में चरित्रहीन लोगों का बाहुल्य हो जाए। हमारी कोशिश है कि लोकसभा विधानसभा में चरित्रवान, सीलवान लोगों का बाहुल्य हो, ताकि परिवर्तन दमदारी से आगे बढ़ सके। परिवर्तन दमदारी से आगे बढ़ सके और चारित्रवान लोग जो हैं वो हमारे प्रतिनिधि बनकर हमारी लोकसभा तक, हमारी विधानसभा तक जाएं। लेकिन इसके लिए सामाजिक जनजीवन में और अपने व्यक्तिगत आचरण में नीति आधारित मूल्यों का जीवन शैली होना ये भी बहुत ज़रूरी है।
हम इस वक्त बातचीत कर रहे थे सामाजिक परिवर्तन मिशन को लेकर। पूरे उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे देश में जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के एक कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी के साथ। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आवाज इंडिया के सभी श्रोताओं को और सभी शुभेच्छियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार आवाज इंडिया को बैकअप किया जाए और इसको मजबूत किया जाए हर तरीके से, तन मन धन से। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ।